हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने कंसंट्रेशन के विषय में कुछ देखा था कि हम अगली क्लास में कंसंट्रेशन पढ़ाएंगे। तो अब कंसंट्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे आप? मोल ऑफ फ्रैक्शन, मास, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मोल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अंश। देखिए, अब आप जब टीजीटी की प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो जान लो कि सोल्यूट, अगर सोल्यूट, अब बार बार सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा? B2, ठीक है, B लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं? AN1, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मोल ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वन सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो ये सब्सटेंस क्या है, किसका रेशियो है? ये सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, सब्सटेंस कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, उसका कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। XB भी लिख सकते हैं, कोई कोई इसको काई B भी बोलते हैं। ये क्या होता है? NB। मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, XB। तो n क्या है? मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। अगर सॉल्यूशन में हमें B का मोल्स ज्ञात करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो B को कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। मीन्स अगर B का हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं तो B को तो पहले लिखेंगे, और जो सॉल्यूशन है, जिसका मिक्सचर है, उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो Na प्लस NB से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका मोल फ्रैक्शन। वैसे ही अगर आपको XA का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, तो क्या हो जाएगा? Na अपॉन वही Na प्लस NB, यही आपके क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं, अगर तभी हमने लिख दिया 1/3 1/3 1/3, तो अगर आप 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करते हो, ऐड करते हो, उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं आप, तो क्या होगा? 3 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 इक्वल टू 1। मीन्स आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो 1 भी ले सकते हैं, 1/3 का 3 रेशियो भी ले सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। अगर मान लो आपने कभी सोल्यूशन बनाया है, तो आपने ये नहीं कि वाटर में आपने साल्ट ऐड कर दिया, नो, कभी कभी आप शिकंजी बना लिए तो उसमें क्या डाल दिए आप? नमक भी डाल दिए, साल्ट शुगर भी डाल दिए, उसमें जीरा भी डाल दिए, कई सारे आप इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, तो उसमें आपके ज़्यादा कंपोनेंट हो गए। आप साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे उसमें कंपोनेंट ज़्यादा हो गए हैं, तब भी आपके XA प्लस XB इक्वल टू 1 ही होगा। जो इम्पॉर्टेंट है इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? इसका यूज़ हम सॉल्यूशन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कंसंट्रेशन टर्म दिखाते हैं आपको, मोलरिटी। मोलरिटी जैसा कि मैंने बताया है, मोनोलित्य इसको हिंदी में बोलते हैं। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम को हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें, जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है उसको हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उसका हम मोल ज्ञात करेंगे। 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल घोले जाएंगे? तो मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg यूनिट इक्वल टू किलोग्राम। यूनिट तो आपको पता हो गई। इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें ये है कि नंबर ऑफ मोल्स हम ज्ञात कैसे करते हैं। इसमें हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास जो मास दिया जाता है उसका मोल का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करते हैं, तो W अपॉन M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाता है? अगर B का निकाल रहे हैं तो WB अपॉन MB हो जाएगा, अगर A का निकाल रहे हैं तो WA अपॉन MA हो जाएगा। अब M बताया गया है कि NB अपॉन WN किलोग्राम, तो WB अपॉन MB अपॉन WA इन किलोग्राम, तो मोल क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू WA। ये WA क्या है? उसका वेट है B का,
और m क्या है, मोल है b का, w क्या, a क्या है, a का वेट है इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का भार रख दिया आपने। मोलैलिटी की यूनिट कैसे ज्ञात करेंगे? मोलैलिटी की यूनिट यहाँ पे दिया गया है, मोलैलिटी की यूनिट इसकी ज्ञात करने की यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। वेट या मास, इसके विषय में जानेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बदल रहे हैं तो वेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप समझेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज एंड नो इफेक्ट। जैसे कि साइंस लैंग्वेज वैसे तो सभी जान जाएंगे। अगर आप इस तरह सोचो कि पानी को हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, खौलता जा रहा है, फिर पानी बिल्कुल वेपर बन के ऊपर उड़ गया। अब पॉट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे पानी पूरा उड़ गया भाप बन करके, उसको मंगा नहीं सकते आसमान से। लेकिन हम साइंस लैंग्वेज में जो भी आपको बताते हैं वो एक बंद पॉट का होता है, सिस्टम बंद होता है, क्लोज सिस्टम। हम आपको जो भी बता रहे हैं वो क्लोज सिस्टम से, मीन्स आप बाहर के वो इन्वायरमेंट का और इस टेम्परेचर का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता है। ये आपका क्लोज सिस्टम होता है। तो m क्या हो जाएगा, WB/MB × WA इन किलोग्राम। और m तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1000 ग्राम कर देंगे तो ग्राम में निकालेंगे तो WB × 1000/MB × WA इन ग्राम। देन मोलैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम जो भी वैल्यू ज्ञात करते हैं वो हमेशा मोलैलिटी पे ही ज्ञात करते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होता है। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन टर्म। तो मोलैलिटी एक इंडिपेंडेंट टेम्परेचर मीन्स ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, अगर आप कोई भी सोल्यूशन ले करके जो हमने मेज़र किया है मोलैलिटी पे ले करके आप पाकिस्तान चले जाइए, जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान आ जाइए, फिर अलग एरिया में चले जाइए, तो जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन आपके जो सोल्यूशन आपने जो सॉल्वेंट प्रिपेयर कराया है मोलैलिटी बेस पे वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन टर्म किससे नापा जाता है, हमेशा मोलैलिटी पे ही नापा जाता है। जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो मोलैलिटी पे ही करेंगे। जब विलय बनाया जाता है तो सॉल्यूशन मोलैलिटी में बनाई जाती है क्योंकि टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। डिफरेंट प्लेस पर टेम्परेचर घटता बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन को मोलैलिटी से ही समझाते हैं। तो कंसंट्रेशन का मेज़र हम मोलैलिटी से ही करेंगे क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन टर्म है। ओके, तो थर्ड आते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से ज्ञात करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको मोलरित्य कहते हैं। डिफिनीशन क्या है इसकी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए, 1 लीटर विलेय बनाने के लिए तो कितने मोल घोले जाएंगे, कितना मोल घोलेंगे, ये क्या होगा, मोलैरिटी। 1 लीटर में सॉल्यूशन बनाने के लिए विलेय के कितने मोल घोले जाएंगे, ये आपका मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी ज्ञात करने के लिए कैपिटल M में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, NB/VL। इसको क्या करेंगे, WB/MB, N = आपको पता है अपॉन VL, तो M क्या हो जाएगा, WB/MV प्लस वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का ये फार्मूला है। तो कैपिटल M क्या हो गया, WB/MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी इक्वल टू WB इंटू 1000/MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो इसे क्या कर लेंगे हम, मोल पर लीटर। ठीक, वॉल्यूम जैसा कि आप जान रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान बढ़ाते हैं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसा कि एक हम पॉट लेते हैं, उसमें हम पानी गर्म करेंगे, मान लो उसे हमने ढक्कन नहीं लगाया है, तब क्या होगा, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ढक्कन नहीं लगाया है, खुला है बिल्कुल आपका पॉट,
तो आपको दिखेगा कि इसका आयतन बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? जब ये वाटर हीट किया जा रहा है तो आप देख रहे हो ये कैसे कैसे भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा है। लेकिन उसी स्थान पे अगर हम क्लोज सिस्टम लेते हैं, बंद रहेगा आपका पॉट, तब हीट करने पर ये आपके पॉट के जो है ढक्कन, उसको तो उठा दे रहा है। कभी आपको चावल पकाते खुले बर्तन में देखा हो कैसे वो भाप से इधर उधर हिलता है, तो भाप तो निकल रहा है ना, उसका आयतन बढ़ रहा है। तो आप क्या बताओगे? टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर लो होगा तो वॉल्यूम भी। तो ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? m इक्वल टू WB/MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। ये हो गया ना कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। केस 1 में देखिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। जैसा कि मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मोल क्या होगा? वो डिक्रीज़ होगा। केस 2 में देखेंगे आप, टेम्परेचर तो आप डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मोलरिटी क्या है? वो इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स मोलरिटी, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? मोलरिटी इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी जो कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन टर्म है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये आप ध्यान दे रहे हैं? क्लियर? चलिए, नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम घोल दिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इक्वल टू द्रव्यमान बटे n फैक्टर। ये हमने आपके जो नोट्स बनाए हैं अलग अलग बुक से लेकर बनाए हैं। आप इस पर अच्छी तरह से सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करोगे तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। मास और इक्विवेलेंट मास में डिफरेंस होता है, ये भी जान लीजिए। n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? WB अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। WB अपॉन n फैक्टर WB, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा MB हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, B का अपॉन n फैक्टर, तो WB अपॉन MB इक्वल टू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी क्या है? ये m इक्वल टू n फैक्टर। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? m इक्वल टू n फैक्टर। ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आप देख रहे हो मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। n तो जब मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है तो नॉर्मलिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो जैसे कि टेम्परेचर जब आप डिक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता है, तो नॉर्मलिटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि मोलरिटी भी इंक्रीज़ होती थी। टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो नॉर्मलिटी डिक्रीज़ होगी क्योंकि मोलरिटी भी डिक्रीज़ होती थी। n फैक्टर क्या है? एसिड का और बेस का। अब एसिड का क्या होता है? नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड। एसिड क्या होती है? जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, कितने करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? n फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं आपको, HCl H+ + Cl, अगर हमें H+ निकल रहा है एक का लिए तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H2SO4 को जब हम कर रहे हैं तो 2H+ + SO4 माइनस n इक्वल टू 2 निकल रहा है, तो n क्या हो जाएगा? मोल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? वो 2 हो जाएंगे। HNO3 कि जब H+ निकल रहा है और NO3 माइनस निकल रहा है तो n क्या हो जाएगा? 1। n फैक्टर मिल गया। अब हम H3PO4, H3PO3, H3PO2 ये तीनों भाई हैं, इनको हम अलग अलग से देखेंगे। तो H3PO4 का क्या हो जाएगा? 3H+ + PO4 माइनस। इसमें आपको
एन फैक्टर मिल रहा है n इक्वल टू 3। H3PO3 है लेकिन इसमें 2H प्लस HPO4 माइनस माइनस मिलता है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। H3PO2 है लेकिन इसमें H प्लस निकलता है और H2PO4 माइनस निकलता है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम बेस का निकालेंगे। नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं। NaOH का देखेंगे तो इसमें Na प्लस OH माइनस n इक्वल टू 1। MgOH ट्वाइस का देखेंगे तो Mg2 प्लस 2OH माइनस, तो 2 निकल रहा है, तो ये n नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 2। AlOH थ्राइस का देखेंगे तो Al प्लस 3OH माइनस, तो n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम साल्ट का भी एन फैक्टर देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप पहले अच्छे से एसिड बेस के विषय में अच्छे से जान लेंगे। ओके, तो अगर आपको और भी क्लास ज्वाइन करनी है तो अभी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ना है तो आप TGT का व्हाट्सएप साइंस ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।